कि अब जब कम्युनिज्म ख़त्म हो गया है दुनिया से, अब अमेरिका को एक दुश्मन ईजाद करना पड़ेगा। मुस्लिम बैशिंग जो दुनिया भर में हो रही है, ये उसी का हिस्सा है कि भाई एक विलन बना के गिव द डॉग ए बैड नेम। कि दुनिया का सबसे सिक्योर बॉर्डर था इजराइल एंड पैलेस्टाइन। दुनिया इससे ज़्यादा सिक्योर नहीं, एक चूहा इधर से उधर नहीं जा सकता था। सैकड़ों मील तक वो बॉर्डर एक दिन सडनली खुलता है। क्या पता ये एक डिज़ाइन का हिस्सा हो, क्योंकि जो 100 साल के प्रोपेगेंडा जो काम नहीं कर सकता था, उसे एक इंसिडेंट निकल लिया। वेस्ट की एक लार्जर एक पॉलिसी है जिसके तहत मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करके रखना उनका हिस्सा है। बुलडोजर जस्टिस, जस्टिस क्या मतलब है? बुलडोजर इनजस्टिस कहना चाहिए। 5 साल के बाद जिन पे इल्ज़ाम लगा था, जिनका घर ढाया था, वो तो इनोसेंट निकला। अच्छा, आइडियोलॉजी नाम की तो आजकल कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लिबादा है। आप देखते हैं द ड्रॉप ऑफ हैट कि जी मैं एक पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी घुटन महसूस कर रहा था। हिंदुस्तान अगर सेक्युलर है तो हिंदुओं की वजह सेक्युलर है, क्यों? हिंदू सेक्युलर है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन सकता था। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। भाई और बहनों, आज एक बार फिर मैं एक मेहमान शख्सियत के साथ आपके सामने हूँ। मेरी कोशिश है कि ऐसे लोगों को, ऐसे दिग्गजों को, ऐसे लेजेंड्स को आपके सामने लाऊं जिनसे ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ है। बड़ा आसान होता है किसी भी शख्स का किसी प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा होकर एक प्रिविलेज्ड इंसान बन जाना, कुछ हासिल कर लेना। आज जिस शख्सियत को मैं आपके बीच में ला रहा हूँ, वो पुरानी दिल्ली की तारीखी गलियों से निकली हुई शख्सियत है, जिसके वालिद अंग्रेज़ी के उस्ताद और इलाके के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा कर मेहनत और मशक्क़त करके अपने बच्चों की परवरिश किया करते थे। मौलाना ज़ुबैर कुरैशी एक मोतबर नाम पुरानी दिल्ली का। आज मैं उनके साहबजादे को लेकर आपके दरमियान में आ रहा हूँ। ये वो ख़ानदान है जो नज़ीर है अपने आप में कि किस तरह मेहनत से, मुशक्क़त से, पहल से शिखर को छुआ जा सकता है, मंजिल को हासिल किया जा सकता है। आज मेरे साथ हैं भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, सैयद याकूब कुरैशी साहब। आप पुरानी दिल्ली की गलियों में पैदा हुए हैं, वहीं परवान चढ़े हैं, और आपको ये फ़ख्र हासिल है कि नॉर्थ इंडिया के ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंग्लो अरबिक स्कूल से आपने हायर सेकेंडरी किया है। उसके बाद आपकी तालीम का सफ़र बढ़ता है तो आप माया नाज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज से MA हिस्ट्री करते हैं। उसके बाद आप नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात होगी तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलग रख के देखा नहीं जा सकता, वहाँ से आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1971 में आपने IAS क्वालिफाई किया, हरियाणा काडर से आपका ताल्लुक़ रहा। बड़ी जिम्मेदारियां एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में आपने निभाई और अपना एक नाम पैदा किया। लेकिन ये सफ़र बढ़ते बढ़ते पहले आप इलेक्शन कमिश्नर बने, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। आज की मेरी शख्सियत उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का सूत्रधार है कि आप अगर डिटर्मिन्ड होकर, पक्के इरादे के साथ ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वो देश है जो आपको आसमान छूने में रुकावट नहीं बनता, आपका सहारा बनता है, आपकी बैसाखी बनता है, आपकी ताकत बनता है। आइए हम अपने मेहमान से कुछ दिल की बातें करें, कुछ देश की बातें करें और कुछ विश्व की बातें करें। याकूब कुरैशी साहब, आपके आने का तहे दिल से शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत। याकूब साहब, नॉर्मली इस तरह का जो कन्वर्सेशन होता है उसकी एक प्रोफेशनल एथिक्स होती है। मैं उस प्रोफेशनलिज्म में ना बिलीव करता हूँ, ना उस रास्ते को लेना चाहता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ें आपसे समझना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी आपसे कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं। दुनिया में, हमारे रीजन में, हमारे कंट्री में कई तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं।
पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को तो हमेशा अप्रिशिएट ही किया जाता है, लेकिन वो डेवलपमेंट्स जो हमारी सोच को, हमारे समाज को, हमारे फ्यूचर को किसी न किसी तरह से उसमें एक कंपोनेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को लाते हैं। ऐसी कई चीज़ों को आप देख रहे होंगे। आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ साथ हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, हिस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, आपने सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री में एमए किया है, कम्युनिकेशन में भी आपने पीएचडी की है, दुनिया भर में आप भ्रमण करते हैं, बुलाए जाते हैं। एक थिंकर के तौर पर भी आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। मुस्लिम सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेबल क्रेडिबल फेस हैं आप। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में पूरे जो मैंने 2-3 बातें आपके सामने रखी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक सवाल ये निकल के आता है कि वो क्या है जो इस वक्त पूरी दुनिया को, हर समाज को और हमको, एक हिंदुस्तानी समाज को, वो 2-3 चीज़ें ऐसी बताइए जो हमको डिस्टर्ब कर रही हैं और किस तरह से उन डिस्टर्बिंग कंपोनेंट से हम बाहर निकल सकते हैं। बहुत गहरा सवाल है आपका। मैं इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना चाहूँगा। जी। जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स आया था 1992 में, जी, उस ज़माने में हमारी एक दिन की नए जॉइंट सेक्रेटरीज की एक कॉन्फ्रेंस होती थी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी में। जी, कॉन्फ्रेंस कहिए या ब्रीफिंग कहिए, जहाँ पे हमको पूरी सिक्योरिटी का एक सिनारियो समझाया जाता था कि अपने घर को कैसे सेफगार्ड करें, अपने दफ्तर को कैसे करें, अपने देश को कैसे करें वगैरह। उसमें एक एक्सपर्ट ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि अब जब कम्युनिज्म ख़त्म हो गया है दुनिया से, अब अमेरिका को एक दुश्मन ईजाद करना पड़ेगा और वो दुश्मन मोस्ट प्रोबेबली इस्लाम होगा। अच्छा। क्योंकि ये उस वक्त होता था जब भागो भागो कम्युनिस्ट आ रहे हैं, भागो कम्युनिस्ट आ, कम्युनिस्ट तो चले गए, लेकिन अपने देश को इकट्ठा रखने के लिए इस किस्म का डर बना के रखना। तो इसमें इतने दूरंदेशी की उन्होंने बात की। वही फिनोमेनन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखिए, पूरी दुनिया में जो बिल्कुल ही राइट विंग टर्न हुआ है, जी, जी। ये मैं समझता हूँ उसी फिनोमेनन का हिस्सा है। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ऑफ कोर्स कि आजकल मुसलमानों के, हर मुसलमान की ज़बान पर यह है कि भाई हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो रही है। जिस तरह पकड़ पकड़ के पीट देते हैं, किसी की दाढ़ी देखी, किसी का पजामा देखा, कोई 2-4 गुंडे जाहिल अनपढ़ आदमी कर देते हैं, और क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता, और बल्कि जिसकी पिटाई हो रही होती है उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। तो ये नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है। इसको जो डिनाई करे वो बेईमान है, नालायक है। लेकिन ये सिर्फ इंडियन फिनोमेनन नहीं है, यही मैं बताना चाहता कि ये ग्लोबल फिनोमेनन है, क्योंकि मुस्लिम बैशिंग जो दुनिया भर में हो रही है, ये उसी का हिस्सा है कि भाई एक विलन बना के गिव द डॉग ए बैड नेम। हालांकि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड अगर आप देखें, उन तो बेचारे कुछ भी नहीं करते, सब पीसफुल थे विद इन द कंट्री। अपने इराक हुआ, लिबिया, अपना रिप्रेसिव रूल किया, लेकिन सुकून तो था। उन्होंने तो अलकायदा को भी घुसने नहीं दिया था। तो ये जो फिनोमेनन है, इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया में और जो ग्लोबली हो रहा है वो मोरलेस एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। मैं जिस तरफ अपनी गुफ्तगू को लाना चाहता था, आप एक नेचुरल कोर्स में उसको उधर ले गए। राइटिस्ट जो आइडियोलॉजीज हैं वर्ल्ड वाइड, आपने उसमें इंडिकेट किया कि बड़ी ताकत को या बड़ी ताकतों को हर दौर में एक विलन चाहिए होता है। आज का विलन आपके मुताबिक इस्लाम है, मुस्लिम वर्ल्ड है, और इस्लामोफोबिया एक वर्ल्ड लेवल पे एक ग्लोबल फिनोमेना बन के उभरा हुआ है, और उसका
विक्टिम जो है वो तमाम दुनिया का मुसलमान भी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड सोसाइटी भी किसी न किसी तरीके से उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें आके लिप्त हो रही। माना कि विलन होता है, माना कि ये स्ट्रेटेजी होती है, माना कि इसकी पॉलिटिक्स के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, हेजीमनी के लिए, एक्सपेंशनिज्म के लिए इन चीज़ों को एज टूल्स और एज मॉड्यूल यूज़ किया जाता है, सारी बातें मानी। लेकिन इस राइटिस्ट मूवमेंट से तमाम दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, जो तबाही मची हुई है, जो इंसानी जानों को जिस तरीके से ज़ाय किया जा रहा है, यानी इंसानियत वहाँ पहुँची है कि जिन लोगों को पहले मारा गया, उसके बाद वो दफनाए गए, फिर दफनाए हुए लोगों की कब्रों को खोला गया, खोलकर उस पर जो है वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लोग जो सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, दुनिया को ह्यूमन राइट्स समझाते हैं और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, वो बुलडोजर चला रहे हैं। ये दुनिया कहाँ जा रही है? ये तो बहुत सही सवाल है और इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली अभी फौरन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं एंड दे आर गेटिंग अवे विद इट। उनको पूछने वाला नहीं। अब जैसे गाज़ा में हुआ तो पूरा दुनिया, कुछ यूएन को इन्होंने तो ऐसा निकम्मा करार कर दिया और निकम्मी वो हो ही गई, कुछ भी नहीं कर पाई। एक अकेला छोटा सा इजराइल जस्ट बिकॉज उसके पास पावर आ गया और अमेरिका की बैकिंग है, इस वजह से वो हर किस्म के खुराफात करता रहता है। हज़ारों मार दिए। बल्कि मुझे तो कभी कभी होता है कि देखिए रियल पॉलिटिक्स में बड़े बड़े ख़तरनाक खेल खेले जाते हैं कि दुनिया का सबसे सिक्योर बॉर्डर था इजराइल एंड पैलेस्टाइन। दुनिया इससे ज़्यादा सिक्योर नहीं, एक चूहा इधर से उधर नहीं जा सकता था। सैकड़ों मील तक वो बॉर्डर एक दिन सडनली खुलता है और लोग इधर से उधर जाके और किडनैपिंग करके ये करके एट्रॉसिटीज करके जाते हैं। क्या ये एक बिगर प्लान का हिस्सा था? क्योंकि उससे पहले ग्रेटर इजराइल के नक्शे हमने टीवी पे ही देखे। जी। उन्होंने दिखाया कि ग्रेटर इजराइल में जहाँ पे पैलेस्टाइन का नामो निशान नहीं है। अब पैलेस्टाइन का नामो निशान हटाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि जो भी अक्टूबर की तारीख थी 2 साल पहले हुई कि पैलेस्टीनियन क्या नाम है उनकी फोर्स का, तो उन्होंने हमास की तो हमास ने आके ये सब किया। क्या पता ये एक डिज़ाइन का हिस्सा हो, क्योंकि जो 100 साल के प्रोपेगेंडा जो काम नहीं कर सकता था उसे एक इंसिडेंट निकल लिया, इंटरनेशनल सिंपैथी हासिल कर दी। एक बात मुझे ये बताइए कि ये तो इत्तेफाक से हमारा डिस्कशन इस्लाम पे नहीं था, निकल आई एक बात, तो बात को पूरा करना ज़रूरी होता है। ये तो पार्ट हुआ, हम इस पार्ट को अमेरिका से जोड़ सकते हैं, हम इसराइल से जोड़ सकते हैं, जूइश लॉबी से जोड़ सकते हैं, हम कोई भी हम चीज़ तलाश करके उसको हम अपनी बात को रखते हैं, हमें रखनी चाहिए, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट को जब ज़मीन मिलती है तो वो ज़मीन पर खेलता है, क्योंकि ये सियासत है। दुश्मन अपना काम कर रहा है, मैं कॉमा लगा के दुश्मन बोल रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में सऊदी अरबिया और यमन के हालात देखिए, सऊदी अरबिया, तुर्की और सीरिया के हालात देखिए। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बदकिस्मती से अल्लाह के रसूल का और अल्लाह का और कुरान का को दरमियान में रखकर पट्टियां बांधकर जो खुदकुश हमले कर रहे हैं, और हज़ारों लाखों लोग जो हैं मोहम्मद अली, अहमद अली को मार रहा है, ये क्या है? ये बिल्कुल बहुत, इसकी भी तो बात करनी पड़ेगी, हम बिल्कुल करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक है। और हालांकि इसके पीछे भी पॉलिटिक्स रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट, ये सारी जिन पावर्स की आपने बात की, ये वेस्टर्न अलायंसेस वगैरह से खूब अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। जी।
और वेस्ट की एक लार्जर एक पॉलिसी है जिसके तहत मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करके रखना उनका हिस्सा है। तो इसलिए उसको उससे अलहदा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है, इस पे हैरानी होती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान पे हमले कर रहा है। ये ऑफकोर्स जैसे कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में है, और ये फ़ौरन बंद हो सकते हैं कि अगर इसके पीछे नेक नियति हो, जिसकी कमी है, क्योंकि अदरवाइज देखिए ये सारे जो मुल्क हैं बड़े पीसफुल थे, तो कुछ भी तो वो नहीं था उनको, किसी ने किसी पे कोई अटैक करने की कोई हिस्ट्री नहीं थी। इराक में आज भी आप देखिए कि इस माहौल में, जबकि चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल है और छोटे छोटे कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी सॉवरेनिटी को लेकर खौफज़दा हैं, जिस तरीके से वेनेजुएला में एक वाक़या हुआ कि वहाँ के रूलर को ही उठा लिया गया और पूरी दुनिया उसमें हाथ पे हाथ रख के बैठे उसको देख रही है, उसको क्रिटिसाइज़ भी कोई करने को अमलन तैयार नहीं है, दाएं बाएं की बातें हो रही हैं। ऐसे माहौल में वो कौन हो सकता है, वो कौन सी तहजीब हो सकती है, वो कौन सी लीडरशिप हो सकती है, वो कौन सी आइडियोलॉजी हो सकती है, जो पहले मुसलमान की बात करूं कि रमज़ान का महीना, अलविदा का जुमा, आशूरा का जुलूस, इमाम बाड़ा, और उसमें एक शख्स जो मुसलमान है वो 200 लोगों को खुद को हमला करके उड़ा रहा है। ये जो एक नफ्सियात है, माना के डिज़ाइन है, माना के साजिश है, माना के वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन मैं एक आप जैसे मुदब्बिर से ये समझना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि ये साजिश है, ये मुझे मतलब मेरे माशरे को मालूम है, मेरे सोचने वालों को मालूम है, मुझे पता है कि ये दुश्मन है मेरा, ये अपने डिज़ाइन के तहत मेरे ही कुछ लोगों को तैयार करके मेरे ही खिलाफ खड़ा कर रहा है। मेरा सवाल मुस्लिम जीनियस से है और मैं उसके एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्योंकि आप सबके बेस पर तो जवाब नहीं दे सकते, इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इतनी वाज़ेह सिचुएशन जिसमें आपको मालूम है कि विलेन कौन है और वो क्या कर रहा है और किसके ज़रिए कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये तमाम लोग फेल हैं उसको कंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में, अलावा इसके कि तख्तेदार तक पहुंचा देंगे और मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये इस किस्म की बातों से आगे एक भी मुस्लिम कंट्री का जो है वो हमको इसमें कोई डिसाइसिव एक्शन में आते हुए और डिसाइसिव रिजल्ट निकालते हुए नहीं दिखता, बल्कि हमको पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है धीमे धीमे उसमें फंसती दिख रही है। लेकिन इसी के साथ एक खूबसूरत एग्जाम्पल भी हमारे पास मौजूद है। मैं अगर यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं, 200 नेशनैलिटीज़ रहती हैं। एक मुस्लिम रूलर है, छोटा सा मुस्लिम कंट्री समझ लीजिए, शेखडॉम जिसको हम कहते हैं, 200 नेशनैलिटीज़, कभी दंगा नहीं सुना। जो रियल कॉस्मोपॉलिटनिज्म जिसको हम कहते हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है जिसमें एक कोएग्जिस्टेंस होती है और सब बड़े रैशनल बिहेवियर के साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज के इस वक्त में मुस्लिम दुनिया में जो इस तरह की अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं और लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, उनकी बात कहीं नहीं होती। बात उसकी होती है जिससे कि इस्लामोफोबिया को ज़मीन मिले। तो दो सवाल आपसे किए, एक तो यह है कि मुस्लिम लीडरशिप कंट्रीज़ में क्यों फेल है सब कुछ सामने होने के बावजूद, और दूसरा ये है कि क्या एज ए कम्युनिटी मुस्लिम दुनिया फेल है अपनी गुडनेस को सामने लाने में, और क्या वजह है कि इस गुडनेस को डेलिबरेटली एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है दुनिया के अंदर वो सामने आने ही नहीं देता। जी बिल्कुल। जैसे एक तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला किया तो वो मुल्क का हमला माना जाता है, लेकिन अगर वो मुल्क हमला करने वाला इस्लाम है तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं, फिर इस्लामिक कंट्री ने हमला किया। मुस्तकिल आप देखेंगे पूरी दुनिया में ये यूसेज। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इसने एंटी इस्लाम या इस्लामोफोबिया बढ़ाने में बहुत मदद की। दूसरे इस पूरे फिनोमेन में आप ये देखेंगे
ये जो वेस्टर्न सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने शुरू जी किया, जी जी। और जहाँ जहाँ वो गए वो डिवाइड करके ही गए, क्योंकि इतना छोटा सा मुल्क था, इतने बड़े मुल्क पे राज कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका कि देखिए इख्तलाफात तो विद इन द कंट्री, विद इन कम्युनिटी हर जगह होते ही है। बिल्कुल बस normal है। उनको एक को पकड़ लीजिए कि अच्छा ये उससे नाराज है, उसको आप फंड करना शुरू कर दिए, फीड करने दीजिए, लड़ाई बढ़ती चली जाती। तो जिन मुस्लिम देशों में आपने बताया कि जो हालात जो खराब है दिखाई दे रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को मार रहा है, उसके पीछे ये ओवरऑल ये ऑर्गेनाइज प्लानिंग ही है जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, अदरवाइज तो कोई रीज़न ही नहीं है। आइए अब थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं। हमारा मुल्क भी एक कम्युनिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा है। जो दुनिया में घटेगा हम भी कहीं ना कहीं उससे मुतासिर होंगे, और हमारे यहाँ जो घटता है, क्योंकि हम अब तो पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री हैं दुनिया के अंदर, तो 140 करोड़ लोगों में कुछ होता है, तो उसके असरात जो हैं वो तमाम दुनिया पे कहीं ना कहीं कम ज़्यादा पड़ते हैं, और ये एक बड़ा एक नेचुरल फिनोमेना है, फितरी सी बात है। हम भी एज ए सोसाइटी और एज ए सिविलाइजेशन और एज ए मॉड्यूल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इन 3 चीज़ों को मैं ले रहा हूँ, कहीं अब कुछ हम भी डगमगा रहे हैं क्या अपनी उन बुनियादों से जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती हैं? नहीं, वो जो अगर आपका इशारा यह है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी आजकल के जो हालात, डिस्टर्ब हालात है, उसके लिए जिम्मेदार है। मैं खुदा कलाम आपका, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान, इंडियन कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराइट, मुस्लिम सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं है। फेयर है ना। तो जी। नहीं, देखिए टेंशन तो हर जगह इंटर स्टेट पे डिस्प्यूट होते हैं, चले जाना पंजाब हरियाणा का पानी के ऊपर जमाने से है, कावेरी सतलज का कर्नाटक और तमिलनाडु में हर जगह किसी न किसी उसके लिए कोई बहाना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे। तो ये तो कुछ नेचुरल एक टेंडेंसी होती है कि अमन से रहना ही नहीं है, कुछ ना कुछ। मेरा इशारा पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन की तरफ है ना। उसी को मैं बताता हूँ कि पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा ऐसा लगता है कि हार्ड कंक्लूजन में पहुँच रहा हूँ कि पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी कामयाब हो गई है ये। और अगर कराने वाले का इंटेंशन पोलराइज करना न भी हो, लेकिन फ़ायदा उसको हो रहा है, उसका सबसे अच्छा तरीका में लड़ाई करा दो, कुछ न कुछ 2 बच्चों में लड़ाई करा दो, उस गाँव में पोलराइजेशन हो गई, हिंदू मुस्लिम अलग हो गए, और इलेक्टोरल डिविडेंड उसके 100% है, एश्योर्ड है। तो जी, और इसका फिलहाल कोई काउंटर भी नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह आप, लेकिन उसका नतीजा होगा कि हो सकता है कि स्पॉन्सर तरीके से जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं या पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन्होंने ये बीज इसका बोया हो, लेकिन अब वो बीज बोने के बाद अब उसका फल दूर से खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब तो उन्हें खुद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हेट और पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है। जैसे अब 2-4 बजरंग दल के नाम से 2-4 जगह किसी भी दाढ़ी वाले को पीट दिया, ये कर दिया, रोज हो रहा है। उस पर सरकार क्यों नहीं बोलती सख्ती से? अगर एक सरकार की तरफ से एक आदेश आ जाए कि, और पुलिस उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? और फटते हुए बुलडोजर जस्टिस क्या मतलब है? बुलडोजर इनजस्टिस कहना चाहिए। देखिए, रूल ऑफ लॉ में सबसे पहली चीज़ है कि भाई लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसी ने मर्डर भी किया होता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होती है, उसको बोलने का, उसको डिफेंस का पूरा मौका दिया जाता है। अब आमिर कसाब जो था, क्या नाम था? ये था ना, कसाबी नाम था उसका। हाँ, तो उसको ने टेररिज्म किया, उसने 200-300 लोग मारे, उसको भी पूरा इंसाफ के प्रोसेस से हमारे देश ने गुजारा, क्योंकि वी आर ए सिविलाइज कंट्री। तो सिविलाइज कंट्री में ये जरूरत है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अभी इल्ज़ाम ही लगा है, और मैं रोज़ अखबार में पढ़ने लगा पिछले दिनों, फिर आता है कि 5 साल के बाद जिन पे इल्ज़ाम लगा था, जिनका घर ढाया था, वो तो इनोसेंट निकला। अब इसका कंपनसेशन कोई करेगा नहीं करेगा? तो ये सिस्टम की जो खराबी हो गई कि सिस्टम इतना बेहिस हो गया है, ये देश के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिल्कुल सही आपकी बातें, हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, और हम
कभी बनाना रिपब्लिक होंगे भी नहीं, हमारा ये विश्वास भी है। मैं थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं उस नेचुरल जस्टिस को समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक न्यूट्रल भारतीय नागरिक होने की हैसियत से और एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए इस सब्जेक्ट को सिर्फ आज ही के हालात को सामने रखकर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहता। उन तमाम शिकायतों की जिनका आपने तस्करा किया, जो हकाइक हैं उससे कोई इनकार करना भी चाहे और करे भी तो उसके इनकार से वो इनकार होगा नहीं। जो फैक्ट है वो अपनी जगह फैक्ट रहता है। थोड़ा सा पीछे अगर हम चलें तो हमारे इस देश में अनफॉर्चुनेटली हिंदू मुस्लिम फसादात की एक बड़ी लंबी तारीख है और बड़े भयानक फसादात हमने मुख्तलिफ दौर में देखे हैं। कांग्रेस के दौर में भी देखे, जनता पार्टी के दौर में भी देखे, जनता दल के दौर में भी देखे, और भी जो गवर्नमेंट्स बनी उनके दौर में ही कम ज़्यादा फसादात। हर फसाद के बाद इंक्वायरी कमीशन की बात हुई, रिपोर्ट्स आई, कुछ छपी कुछ नहीं छपी, कुछ बताई गई कुछ नहीं बताई गई। भागलपुर का दंगा, नीली का दंगा, जिसमें हजारों लोग जो हैं वो आज के माहौल में और उस वक्त के माहौल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक आप IAS अधिकारी रहे हैं, इतना लंबा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और उसमें तरह तरह के पोर्टफोलियोज आपके पास रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 1947 के बाद से जो ये खून बहाने का सिलसिला फसादात में चल रहा, कभी कम कभी ज्यादा, किसी भी फसाद के बाद जो इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट्स आई, क्या कभी राइट विक्टिम्स को, चाहे 84 के फसाद हो, चाहे भागलपुर का फसाद हो, चाहे मलियाना हशमपुरा का फसाद हो, चाहे नीली का फसाद हो, कभी किसी भी दौर में किसी भी सिस्टम ने सेकुलर, नॉन सेकुलर, कम्युनल, ये वो दुनिया भर के उसमें एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, फसाद ज़दा लोगों को, चाहे वो सिख रहे हों, चाहे वो मसीही हों, आजकल आप देख रहे हैं चर्चों के साथ भी होगा, चाहे वो मुसलमान हों, इंसाफ नहीं मिला। इसलिए ये शिकायत और ये जस्टिफाई नहीं करती। अगर पहले इंसाफ नहीं हुआ और आज इंसाफ नहीं हो रहा है तो पहले से दूसरा जस्टिफाई नहीं हो सकता। क्या वजह है कि इस कंट्री में जहां सबसे ज्यादा संस्कृति की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, हम सब एक हैं, लेकिन ये एक दिखता नहीं है। इंसाफ मजलूम के साथ, उसका नाम कोई भी हो, तो उसमें दलित भी आ जाता है, उसमें आदिवासी भी आ जाता है, उसमें मुसलमान भी आ जाता है, उसमें दूसरे मजहब के लोग आते हैं। क्या वजह है? क्यों हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नेंस इंसाफ देने में फेल है, या इंसाफ उतना नहीं दे पाती जितना कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आपने जो सवाल में ही एंड में जवाब था कि देखिए, नियत की बात है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन बेसिकली उनकी नियत ही डाउटफुल होती है। इसी वजह से आज तक आप देखेंगे किसी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं शाया करते, सालों साल तक वो पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो ये ड्रामेबाजी होती है। राइट हो गया, कमेटी बिठा दी, जी हमने कमीशन बिठा दी, अब ये 6 महीने साल और में वो देगी, उसको हम दबा के रख लेंगे, बाय देन लोग भूल जाते हैं। तो ये जो इंसाफ का न होना, ये पिछले 75 साल से देख रहा हूँ, उससे पहले भी और दुनिया भर में दिख रहा है कि इंसाफ नाम की चीज़ आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ी सी कड़वी है ये बात, सुनने वालों के लिए हो सकती है। सेकुलरिज्म, जिसकी हम सब बहुत बात करते हैं और उसको हिंदुस्तान की नाक भी समझते हैं, बुनियादी खूबसूरती समझते हैं। हमारे इन 75 सालों में बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है,
आरएसएस मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है, उनके संगठन जो है वो इसी काम पे लगे हुए हैं, ये हमने एक चीज मान के चले। लेकिन मुझे ये बताइए, वो जिनकी कमर की रीढ़ की हड्डी में हूं, जिनको हिंदुस्तान के मुसलमान ने आंख बंद करके फसादात दर फसादात के बावजूद, ज्यादतियों के बावजूद आज तक छोड़ा नहीं है। कम ज्यादा होता रहता है, ये सच है, लेकिन जब लिंचिंग हो रही होती है, और लिंचिंग आप जानते हैं लिंचिंग कैसे हो रही, एक मजमा है, चाहे 5 का हो चाहे 25 का हो, उस मजमे में एक शख्स को मारा जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को मार के अगर ताली बजा रहा है तो ताली जिस बजाने वाला कितना बदनसीब और कमनसीब है कि उसे ये समझ ही नहीं है कि मैं किसको मार रहा हूँ और इसमें कौन मर रहा है। मैं तो उसको ये कहता हूँ कि वो दोनों इस सारी सिचुएशन में हिंदुस्तान को मारा जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो सेकुलर सियासत है पूरी, और जो सेकुलर सियासतदान हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमान के गले में टंगे हुए हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? ये दुश्मन तो मान लिया, मैंने मान लिया, मैं जितना खुल के कह रहा हूँ शायद किसी के लिए मुश्किल हो कहना, मान लिया बीजेपी दुश्मन, मान लिया आरएसएस दुश्मन, मान लिया बजरंग दल, फला दल, ये दल वो दल, सारे इसी काम के लिए बने हुए, इसी काम के लिए लगे हुए, तो चलिए मान लिया, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैं इस बात को आप जैसी संजीदा शख्सियत से समझना चाहता हूँ कि एक बात बार बार हो रही है, ABCDE मान लिया कि PQRS का क्या है? देखिए, आप ने जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये आज की बात नहीं, हम पिछले 60-70 साल से देख रहे हैं। मुझे याद है 1985 के लगभग एक मिनिस्टर थी, नाम नहीं लूंगा, कश्मीरी पंडित, उनकी बेटा बहू हमारे बहुत दोस्त थे। उन्होंने एक दफा मुझे बात की, उनकी बहू ने, कि याकूब अगर तुम वो मैं बताऊं कि हमारे ड्राइंग रूम में किस किस्म की मुसलमानों के खिलाफ बातें होती हैं तो आपका खून खोल जाएगा। ये 1985 की बात है, कांग्रेस की बात है जी। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिकली जहर इतना फैला हुआ है कि अब अच्छा, आइडियोलॉजी नाम की तो आजकल कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लिबादा है। आप देखते हैं द ड्रॉप ऑफ हैट कि जी मैं एक पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी घुटन महसूस कर रहा था। तो जो कल तक एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पावर ज़रा 19 हुई, कम हुई, तो चलो घुटन महसूस होने लगी। सब लफाजी, सब धोखेबाजी है। तो हमारे और दयानतदारी हमारे थॉट से ख़त्म हो गई है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे थॉट से और हमारे थॉट प्रोसेस से में जो एक ईमानदारी थी, जो इस मुल्क की खूबसूरती थी, हमारा मुश्तरका फ़ख्र था, हमारा प्राइड था, वो कहीं मिसिंग हमें दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही। देखिए, एक बात मैंने बार बार कही है कि हिंदुस्तान अगर सेक्युलर है तो हिंदुओं की वजह से सेक्युलर है, क्यों हिंदू सेक्युलर है। जिस वक्त पार्टीशन हुआ, इस्लाम के मजहब के नाम पे हुआ, बिल्कुल हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन सकता था, लेकिन किसने उसको एक आवाज से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको सेक्युलर बनाया? हिंदुओं ने। तो ये हिंदुओं की ये चॉइस है, हमारी ये जरूरत है। तो ये हमें डिस्टिंक्शन समझनी चाहिए। तो अभी भी आप देखेंगे कि सेक्युलरिज्म की लड़ाई कौन लड़ रहा है? मुसलमान नहीं लड़ रहा है। और आपने जिन सेक्युलर लीडरों का नाम लिया सब चुप है। उसमें से अगर कोई लड़ रहा होता है तो वो कोई शर्मा, कोई वाजपेयी, ये सारे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, यही तो खूबसूरती है। और इसी की मैं ख्वाजा साहब उम्मीद की किरण में देखता हूँ कि देखिए वो 1947 के में लाखों के कत्ल हुए इधर से उधर, लेकिन 5-7-10 साल के अंदर अंदर लोग उसको भूल गए। अब जो मुझे खतरनाक टेंडेंसी नजर आती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से भी, कि वो जख्मों को कुरेदने का काम कर रहा है। नॉर्मली देखिए, ये खुदा की एक नेमत है याददाश्त का कमजोर होना, कि आदमी के बहुत माँ बाप को मर गया, जवान मौत भूल जाता, बोले तो रोता ही रहता। तो भूलना तो एक बड़ी नेमत है उसकी। तो वो एक ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट है कि भूलने नहीं देंगे।
अब तो ये हो गया कि 14 अगस्त को कमेमोरेट करेंगे कि मर्डर हुए थे, कत्ल हुए थे। ये किस्म की जब ऑर्गेनाइज ये चलती रहेगी, बच्चे के मैं उसमें एक सेकंड को आपको रोकूंगा। आपने 14 अगस्त की जो हिंदुस्तान का पार्टीशन डे है और जिसके साथ लाखों लोगों की जानों का और खून बहने का एक तारीख है, क्या हम 14 अगस्त को बजाय इसके कि हम 14 अगस्त को इस तरह याद करें, भूलना तो नहीं चाहिए हमको कि वो तक़सीम हिंद का दिन है, पार्टीशन डे है। क्या कल का भारत और आज का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जब मैं राष्ट्रीय नेतृत्व कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है ये एक प्लूरल टर्म है, इसमें वो तमाम लीडरशिप आ जाती है जो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट लेयर्स पे हमको, हमारी सोसाइटी को लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 14 अगस्त को सॉलिडेरिटी डे के तौर पे मनाएं और हम उस दिन एक ओथ लिया करें, पूरा भारत खड़े होकर ओथ लिया करे कि जो कल हो गया वो दुखद था, हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। क्या हमारी सोच की धारा इधर नहीं जा सकती? बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही है और ये होनी चाहिए और हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कुलदीप नैयर, प्रभात जोशी वगैरह ने कई साल तक वो आशा की किरण या किस नाम से वो वहाँ पे जाके दिया जलाते थे, जबकि कुलदीप नैयर की फैमिली भी पार्टीशन का विक्टिम थी। उनके कई लोग उनके कत्ल वतल होके वो आए थे, लेकिन वो इत्तेहाद के लिए लड़ते थे। ऐसे लोग हैं। तो जो आपने बात कही ये एक बहुत ही अच्छी विश है, लेकिन एट द मोमेंट विशफुल थिंकिंग लगती है। आखिर में एक सब्जेक्ट और लाना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर सा। 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो रिवायती तौर पर तो मुसलमान बीजेपी को बहुत कम वोट देता है। ये सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो यकीनन एक पार्टी से इलेक्शन लड़के एमपी बनता है, फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो सबका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 2019 के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा थे भाजपा के, उनको एड्रेस करते हुए ये कहा था, आप वो सुनते होंगे, बड़ा मशहूर, सबका साथ, सबका विकास, सबका, वो 4-5 चीजें उसमें उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये ठीक है कि हमें मुस्लिम समाज का वोट कम मिलता है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको मीन्स लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को ये कह रहा हूँ कि हमें मुस्लिम समाज को जोड़ना है। और उस जोड़ने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी शब्द नहीं यूज़ किया था, उन्होंने मुस्लिम शब्द यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि हम उसके लिए सबका विश्वास जोड़ रहे हैं। विश्वास का लफ्ज जोड़ा गया, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही हिस्टोरिकल एक मूव था। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का मतलब है इंडियन सोसाइटी, जिसका हम पार्ट एंड पार्सल, हमारी सोसाइटी में किसी भी तरफ से, और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मैं इसको जेस्चर नहीं कहूँगा, ये जेस्चर छोटा लफ्ज़ हो जाएगा, ये बहुत बड़ी पहल थी। ये क्या बात है कुरैशी साहब कि अगर कोई पहल होती है, और ख़ास तौर से उस जगह से जहाँ पे हम सुबह से शाम तक सिर्फ हमारी शिकायतें ही होती हैं, अगर वहाँ से कोई अच्छी बात आती है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे यहाँ एक तबका खड़ा हो, उस अच्छी बात को लेकर आगे बढ़े, उसको अप्रिशिएट करे, उसको एक्नॉलेज करे। और मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ कि वज़ीर आज़म हो या याकूब कुरैशी साहब हों या कोई गवर्नर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, हम हैं तो इंसान ही, हम सबके सीने में दिल है। तो कहीं ना कहीं ये दिल जो है इसका ट्रीटमेंट भी तो रिक्वायर्ड है, और ये सब तरफ रिक्वायर्ड है।
मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने और नहीं खत्म आपसे किया। नहीं, मैं यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ आपसे ये सुनकर कि क्या ये सोच कि हमारे माहौल में एक कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन पैदा हो। अगर हमें कीचड़ में कोई कमल दिख रहा है तो हमें उस कमल को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ कमल भाजपा का सिंबल नहीं है। जी आप क्या कहना चाहते नहीं, जो आपने बात कही कि ये प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद है लोगों को, और अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते एक सर्वे आया इंडिया टुडे का। जी मुझे कल ही किसी ने वो भेजी कि 24% मुसलमानों ने कहा कि मोदी जी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कभी कोई नहीं हुआ। जी अब ये कहना कि ये मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ है, ये सर्वे तो बहुत ही दूसरी बात कह रहा है। तो अच्छा, दूसरे आपने कहा कि जी फलां तारीख को 5 साल पहले 19 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि सबका साथ सबका विश्वास। भाई जो चीज़ कि जी 1942 में ये कहा था, अरे भाई ये चीज़ तो रोज़ कहने की है जब तक उसका असर ना हो। मोदी जी कहें, मोदी जी जैसा स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर कहे, किसी की हिम्मत है? ये चीफ मिनिस्टर को हुक्म हो कि अगर तेरे स्टेट में अगर ये हुआ मैं तुझे डिसमिस करूंगा, आप देखिए अगले दिन ठीक हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर कमिश्नर पुलिस को कहे कि तेरे किसी भी जिले में हुआ मैं तो दूसरी जॉब तलाश कर ले, फौरन ठीक हो जाएगा। इसके पीछे जो पॉलिटिकल विल और इफेक्टिवनेस, क्योंकि पावर पूरी है लेकिन पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल दोनों ही मिसिंग है। और जो इसके लिए जो हम अक्सर बार बार, हमारा थीम ही आज का था, जी नियत। जी नियत जब तक हम सबकी इस बारे में साफ नहीं होगी तो जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा। याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट हमारी गुफ्तगू रही और बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बातों को रखा। मैं यहाँ क्लोज करना चाहूँगा कि शिकायतें इंसानी रिश्तों का हमेशा से हिस्सा रही हैं और हमेशा हिस्सा रहेंगी। ऊंच नीच के दौर आते हैं, उरूज और ज़वाल के दौर भी आते हैं, आजमाइशों के और इम्तिहानों के दौर भी आते हैं, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए और उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के और रिजर्वेशंस के बावजूद मैं इस एपिसोड को यहाँ क्लोज करता हूँ कि वो तमाम बातें, बयानात, स्टेटमेंट्स जो हमारी लीडरशिप के ज़रिए से हमारे समाज के बीच में आते हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि उनका जो सब्सटेंस है वो हमें ग्राउंड पे उससे ज़्यादा दिखाई दे जितनी हम उम्मीद करते हैं। इसमें कहीं जो कमी है उस कमी को सबको मिलकर दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क जब बनेगा, समाज जब बनेगा, जब आपस में भरोसा बनेगा। बात यहाँ ख़त्म होती है कि भरोसे में थोड़ी सी दरार आ रही है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। इस दरार को पाटने की जिम्मेदारी मोहतरम वज़ीर आज़म लीडर के तौर पे आपकी है। ये पूरा भारत आपके पीछे खड़ा है। हम सब मिलके एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हम जब एक दूसरे की तरफ देखें तो हमारी आंख में सवाल नहीं हो, हम में से हर शख्स सवाल ना होकर जवाब बने। बहुत बहुत शुक्रिया।